हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू कोरियन सीरीज को। कहानी की शुरुआत जापान के एक सिटी में होता है, जहाँ हमारी फीमेल लीड हाना को देखते हैं। हाना ने 8 साल की उम्र में ही अपने फादर को खो दिया था। वो अपने फादर से बहुत ही प्यार करती थी, आज भी उन्हें बहुत ही मिस करती है और वो अपने लाइफ में बिल्कुल अपने फादर की तरह ही बनना चाहती है। हाना बहुत ही वार्म और ऑप्टिमिस्टिक गर्ल है। हाना बुक स्टोर से एक जापानीज कोरियन डिक्शनरी लेती है और उसमें से वो कोरियन में ब्रदर और फादर कहना सीख रही होती है। उसके चेहरे पे स्माइल होती है। हाना और उसकी मॉम जापानीज है। यहाँ हाना की मॉम ने एक कोरियन आदमी से दोबारा शादी कर ली है। हाना को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि वो खुश होती है कि उसकी मॉम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है। अपने स्टेप फादर को एज अ फादर ही ग्रीट करती है और उन्हें कोरियन में अप्पा कहती है। इससे फादर बहुत ही खुश होते हैं। इनका एक बेटा भी है। हाना कहती है ओप्पा कहाँ है। फादर कहता है तुम उधर जाकर देखो। और अब हमारे ड्रामे के मेल लीड को दिखाया जाता है। इसका नाम युनशु होता है और ये हाना का स्टेप ब्रदर है। हाना भागते हुए युनशु के पास आती है और उसे ओप्पा कहती है। कोरियन में बड़े भाई को ओप्पा कहा जाता है। युनशु हाना की तरफ देखता है, पर उसके चेहरे पे एक अलग सा ही एक्सप्रेशन होता है। हाना को उससे डर लग रहा होता है, फिर भी वो स्माइल करती है। देखती है युनशु ने जूते पहने नहीं होते, बल्कि उसे हाथों में उठाया होता है और वो अचानक से बर्फ में दूर भागने लगता है। हाना अपने मन में ही कहती है, इसी बर्फ में मैंने अपने फादर को खो दिया था और अब मैं अपने न्यू फैमिली को नहीं खोना चाहती। वो भी युनशु के पीछे जाती है। इधर सब लोग कार में होते हैं। फादर हाना को कुछ कोरियन वर्ड सिखा रहे होते हैं। इधर युनशु हाना को घूर रहा होता है। यहाँ फैमिली फोटो खींची जा रही होती है, पर युनशु वहाँ से जाने लगता है। ऐसा लगता है कि वो अपने फादर की दूसरे शादी से खुश नहीं है। हाना उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है। यहाँ इनकी फैमिली फोटो ली जाती है। इधर देखते हैं फैमिली डिनर चल रहा होता है। ये हाना की डैड की सिस्टर है। ये उनकी बेटी माया है। अपने हस्बैंड से डिवोर्स के बाद वो माया के साथ हाना और उसके मॉम के साथ ही रहती हैं। अब यहाँ फैमिली इंट्रोडक्शन होता है। युनशु बहुत ही कोल्डली बिहेव करता है। यहाँ वो किसी से कोई बात नहीं करता। ये देखकर तो माया और हाना दोनों ही हैरान थे। इधर हाना की मॉम कहती है उन्होंने यहाँ पे अपने सारे कर्जों को चुका दिया है। अब वो अपने हस्बैंड के साथ कुछ महीनों के लिए यहाँ से बाहर जाने वाली है। तो वो माया की मॉम को कहती है कि उन्हें हाना और युनशु का ख्याल रखना होगा। इधर देखते हैं कि माया की मॉम को गैम्बलिंग की बहुत बुरी आदत है। इस वजह से उन्होंने अपने सर पे बहुत सारे कर्जे भी चढ़ा रखे हैं। यहाँ वो माया से बात कर रही होती है। माया उस पे बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है बहुत ही मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ, क्योंकि इस गैम्बलिंग की आदत की वजह से डैड ने भी आपको डिवोर्स दे दिया। हम हाना और उसके मॉम के साथ रहते हैं। कम से कम अब तो आप रुक जाइए। आपको पता है किसी दूसरे के घर में रहना कितना एम्बेरसिंग है। इस पे माया के मॉम गुस्सा होती है और कहती है कि मेरे भाई का भी घर है। माया अपने करियर को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। तभी हाना कमरे में कुछ सामान लेने आती है। यहाँ आंट हाना को कहती है जानती हो तुम्हारी माँ कितनी बुरी है। मेरे भाई की मौत के बाद उसने दूसरे शादी कर ली। पर यहाँ हाना स्माइल कर रही होती है, क्योंकि वो सिर्फ जापानीज समझती है और उसकी आंट और माया कोरियन में बात कर रहे होते हैं। इधर युनशु हर रूम को खोलकर देख रहा होता है। हाना उसे ऐसा करने से मना करती है। युनशु को हाना पे गुस्सा भी आता है। यहाँ ये दोनों काफी क्लोज भी होते हैं। जब युनशु बाहर आ जाता है, हाना भी उसके पीछे आती है। पर यहाँ वो बहुत ही एम्बेरस होती है, क्योंकि युनशु तो वहाँ पी करने के लिए गया था और पूरे घर में वो वॉशरूम ही ढूंढ रहा था। और अब यहाँ हाना हर रूम के ऊपर पोस्टर लगा देती है ताकि युनशु को सब कुछ पता चले। युनशु उस पोस्टर को निकाल देता है। युनशु हाना और माया दोनों को ही बहुत ही कोल्डली ट्रीट करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब स्कूल जा रहे होते हैं। हाना युनशु को अपने साथ बैठने का इशारा कर दिया, पर युनशु उसे अवॉइड करके आगे चला जाता है। इधर क्लास का सीन देखते हैं। टीचर युनशु को अपना इंट्रो देने को कहते हैं। यहाँ युनशु कुछ भी नहीं कह रहा होता है। वो जाकर अपनी सीट पे बैठ जाता है। ये देखकर जो पूरा क्लास हैरान था। और अब यहाँ हाना को बताती है कि युनशु जापानीज नहीं जानता है और यहाँ वो खुद ही युनशु का इंट्रो देती है। वो उसके बाकी दोस्त पूछने लगते हैं कि तुम इसे पहले से कैसे जानती हो। हाना बताती है कि ये मेरा स्टेप ब्रदर है। हाना बस युनशु को देख रही होती है। तभी उसके फ्रेंड मीका कहती है सीनियर रियो वापस आने वाले हैं, मैंने उनके लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। अभी हाना देखते हैं टीचर के रुकने के बावजूद भी युनशु क्लास के बाहर चला जाता है। टीचर गुस्से में युनशु के पीछे जाते हैं। हाँ, युनशु भागते हुए बर्फ में जाकर लेट जाता है। टीचर के कई बार उठाने पे भी वो नहीं उठता। यहाँ तक कि बाकी बच्चे उसे बुली करने लगते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं रिएक्ट करता। हाना आकर अपने बाकी क्लासमेट्स को रोकती है तो उसे भाग जाते हैं। हाना युनशु के पैर को साफ करती है और उसे जूते डालती है। वो युनशु अचानक से उठ जाता है। हाना तो पूरी तरह से डर जाती है।
हाना योंसो को कहती है क्या तुम्हें बर्फ पसंद है? मुझे भी बर्फ बहुत ही पसंद है। और वो उसके चेहरे को साफ करने लगती है। योंसो वहाँ से गुस्से में जाने लगता है और अब यहाँ ये दोनों घर जा रहे होते हैं। हाना साइकिल कंट्रोल नहीं कर पाती और ये दोनों ही गिर जाते हैं। योंसो साइकिल उठाता है और अकेले ही जाने लगता है। हाना उसे आवाज देती रह जाती है। अब योंसो साइकिल पटक देता है, वहाँ से पैदल ही चला जाता है। योंसो के ऐसे वियर्ड बिहेवियर से तो हाना पूरी तरह से हैरान थी। इधर आंट को घर के पेपर्स मिल गए होते हैं। वो तय करती है कि घर को बेचकर अपने सारे कर्जों को चुकाएगी और इससे ही माया को आगे पढ़ाई में हेल्प करेगी। अभी यहाँ हाना आ जाती है। वो नोट करती है कि आंट उससे कुछ छिपा रही है। वो आंट गुस्से में हाना को कहती है तुम क्या देख रही हो? ये प्रॉपर्टी मेरे भाई की है। वैसे भी तुम्हारी माँ ने उस अमीर आदमी को सेड्यूस करके उससे शादी कर ली है, तो अब तुम्हारा और तुम्हारी माँ का मेरे भाई की प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है। ये सुनकर तो हाना हैरान होती है और आंट को कहती है क्या आप मेरे मॉम डैड को उनकी न्यू लाइफ के लिए ब्लेसिंग नहीं दे सकती? आंट गुस्से में कहती है तुम किसे अपना फादर कह रही हो? तुम्हारा फादर सिर्फ मेरा भाई है क्योंकि अब मर चुका है। वो आदमी तुम्हारा फादर नहीं है। पर हाना ने उन्हें दिल से अपना फादर मान लिया है। आंट गुस्से में हाना पे हाथ उठाती है, उसके फैमिली फोटो को भी तोड़ देती है। यहाँ वो हाना को बहुत ही पीटती है। तभी योंसो बाहर आता है पर वो हाना को बचाने के बजाय ऊपर से कूद के वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर तो आंट हैरान होती है, उसे गाली देते हुए घर से निकल जाने को कहती है। पर योंसो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, हाना बस उसकी तरफ देखती रह जाती है। योंसो गुस्से में पानी के बोतल वहाँ फेंक देता है और चला जाता है। अब आंट हाना को मारते हुए कहती है फ्लोर भी साफ करो तुम। हाना की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि इससे पहले उसकी आंट ने कभी भी उसे इस तरह से ट्रीट नहीं किया था। शायद इसलिए कि वो हाना के मॉम से डरती थी और इसीलिए उनके सामने अच्छे से बिहेव करती थी। इधर आंट माया को वो प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाते हुए कहती है अब हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। तभी हाना कमरे में सोने के लिए आती है। माया उसे कमरे से निकाल देती है और कहती है मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब करती हो। हाना के पास सोने की कोई जगह नहीं होती। अब वो योंसो के रूम में आती है। यहाँ स्केचबुक होती है जिसमें योंसो ने अपनी माँ की तस्वीरें बनाई होती है। हाना उसे देख रही होती है, तभी यहाँ योंसो आ जाता है। हाना कहती है क्या ये तुम्हारी मॉम है? योंसो कुछ भी नहीं बोलता। हाना की आंखें लग जाती है। योंसो उसकी तस्वीरें बना रहा होता है। इधर आंट कमरे से बाहर निकलती है, तभी वो गिर जाती है। दरअसल योंसो कमरे के बाहर चादर डालकर सोया होता है। आंट को तो बहुत ही गुस्सा आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं हाना लॉन्ड्री के कपड़े लेकर जा रही होती है। योंसो उसे घूर रहा होता है और अचानक से हाना पे बर्फ गिरा देता है। बेचारी कपड़े लेकर उसी हाल में आती है। देखकर आंट को गुस्सा आता है, उसे कुछ और कपड़े दे देती है साफ करने के लिए। यहाँ तो आंट हाना को खाना भी नहीं देती है। कहती है मेरे भाई ने भी खाना नहीं खाया। आंट कहती है वो तुम्हारा भाई नहीं है, चुपचाप जाकर माया का कमरा साफ करो। माया हाना को कहती है तुमने सुना नहीं मॉम ने क्या कहा? जाकर मेरा कमरा साफ करो। और वो जाने लगती है। हाना उसका हाथ पकड़ के रोकती है, कहती है तुम इतनी कैसे बदल गई? तुम और आंट मुझे इस तरह क्यों ट्रीट कर रही हो? माया गुस्से में कहती है तुम ज्यादा भोली बनने की एक्टिंग मत करो। तुम्हारी माँ मुझे और मेरी मॉम को सर्वेंट की तरह हमेशा से ट्रीट करती आई है और जब हम तुम्हें उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं तो तुम्हें बुरा लग रहा है। हाना कहती है तुम झूठ बोल रही हो। मेरी मॉम ने कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया कि हम सब तो एक फैमिली है और हम खुश थे एक साथ। माया कहती है गलत फहमी मत पालो, मैं और मेरी मॉम तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं थे। तुमने और तुम्हारी मॉम ने हमेशा मुझे और मेरी मॉम को एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया है। तुम्हें पता है ये मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग है तुम्हारे घर में रहना। सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी माँ की है। अब तो तुम्हारी माँ ने एक अमीर आदमी से शादी भी कर ली है। हाना को अपने मॉम के बारे में इतना बुरा सब सुनकर गुस्सा आता है। इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। योंसो ये सब देख रहा होता है। यहाँ आंट आ जाती है, हाना को मारने लगती है। हाना उन्हें धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। इधर माया स्कूल जा रही होती है। वे योंसो उसे गिरा देता है और उसकी साइकिल लेके वहाँ से चला जाता है। माया को तो बहुत ही गुस्सा आता है। इधर योंसो हाना को रुमाल देता है। इसे तो हाना हैरान थी क्योंकि अब तक तो योंसो हमेशा उसे अवॉइड करता था। इधर क्लास में देखते हैं माया ने पूरे क्लास में टॉप किया होता है। टीचर कहते हैं कि माया टोक्यो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रही है और उन्हें यकीन है कि माया एग्जाम क्लियर कर लेगी। सब लोग माया के लिए खुश होते हैं। और अब लंच टाइम होता है। मीका हाना को कहती है तुम खाना क्यों नहीं लाई? हाना कह देती है कि मैं सोई रह गई थी। उसकी फ्रेंड्स उसे खाना देती है। हाना योंसो को क्लास से बाहर जाता दिखती है, वो उसके पीछे जाती है। यहाँ योंसो बर्फ पे लेटा होता है। हाना कहती है तुमने कुछ भी नहीं खाया है सुबह, तुम्हें खाना खा लो। योंसो खाना फेंक देता है।
और वहाँ से चला जाता है। यहाँ हाना को योंसो के इस बिहेवियर से बहुत ही बुरा लगता है। अभी मीका भागते हुए उसके पास आती है, कहती है योंसो को बाकी बच्चे परेशान कर रहे हैं। हाना भागते हुए आती है। यहाँ देखते हैं कि योंसो के कोल्ड और एरोगेंट बिहेवियर से सारे बच्चे परेशान हो चुके हैं। ये लोग कहते हैं तुम किसी से कोई बात नहीं करते हो, ना ही टीचर का कहना मानते हो। फिर भाई योंसो उन्हें कुछ नहीं कहता। तभी एक बच्चा योंसो के गले में जो लॉकेट होता है उसे छीन लेता है। हाना आती है, उन लोगों को रोकने लगती है। ये योंसो की मॉम की है, इस नेकलेस वापस कर दो। योंसो को बहुत ही गुस्सा आता है, वो अपने मॉम की नेकलेस वापस लेना चाहता है। ये बच्चे उसे बहुत ही परेशान करते हैं। गुस्से में योंसो उन सबको मारने लगता है। एक बच्चा नेकलेस बर्फ में फेंक देता है, वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ हाना को चोट भी लग गई होती है। योंसो को कहती है तुम उन लोगों को माफ कर दो। ये दोनों ही नेकलेस ढूंढने लगते हैं। हाना को बर्फ में वो नेकलेस मिल जाती है। योंसो उससे नेकलेस ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। इधर हाना घर वापस आती है। तो पता चलता है योंसो अब तक लौटा नहीं। आंट हाना को कुछ खाने को नहीं देती है और कहती है इतनी देर घर वापस आई हो, जरूर तुमने बाहर कुछ खा लिया होगा। तभी यहाँ हाना की मॉम का कॉल आता है। आंट हाना को उसके मॉम से बात नहीं करने दे रही होती है। हाना की मॉम कहती है तो हाना को फोन दे देती है। हाना यहाँ बहुत ही इमोशनल हो जाती है और अपने मॉम को आंट और माया के बिहेवियर के बारे में नहीं बताती। हाना की मॉम उसे कुछ बताती है। सुनकर हाना वहाँ से भागते हुए योंसो को ढूंढने लगती है। दरअसल आज योंसो का बर्थडे है और इसी दिन उसने अपने मॉम को खोया था। उसके मॉम की मौत हो गई थी, वो सिर्फ 10 साल का था। अपनी मॉम की मौत के बाद से योंसो का बिहेवियर बहुत ही बदल चुका है। किसी से बात नहीं करता, ना तो हंसता है, ना ही वो सोशलाइज होता है। और तभी हाना को सामने योंसो दिख जाता है, वो उसे हग कर लेती है। कहती है मैं जानती हूँ तुम अपने मॉम को मिस कर रहे हो। इन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। हाना योंसो को कहती है अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगू योंसो को खाना खिला दिया और उसे बर्थडे विश कर दिया। योंसो ने अपने मॉम की मौत के बाद से अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया। हाना योंसो को कहती है क्या तुम स्माइल कर सकते हो। योंसो की आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ घर लौटते वक्त हाना योंसो से बात करने की बहुत कोशिशें करती है, उसे हंसाने की भी कोशिश करती है, कई बार उसके ऊपर बर्फ डाल देती है। आखिरकार योंसो स्माइल कर ही देता है। ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं। अब ये दोनों घर वापस आते हैं। हाना धीरे धीरे माया को आवाज दे रही होती है ताकि वो दरवाजा खोले, पर माया दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि वो सो रही थी। अब यहाँ गुस्से में योंसो हाना के कमरे की विंडो को पत्थर से तोड़ देता है। माया तो पूरी तरह से शॉक होती है। योंसो हाना को लेकर अंदर आ जाता है और वो पूरे घर में तोड़फोड़ मचाने लगता है, यहाँ तक कि उसकी वजह से रहने वाले किराएदारों को भी परेशानी होती है। पर योंसो किसी की परवाह नहीं करता। हाँ वो किचन में आता है और वहाँ से खाना निकालता है। तो आंट योंसो को कहती है तुम्हें क्या कर रहे हो, ये हमारे कल का खाना है। आंट उससे खाना छीनने लगती है तो योंसो उसे धक्का देता है। यहाँ वो खुद खाना खाता है और हाना को भी चॉपस्टिक देता है और उससे इशारा करता है खाना खाने के लिए। यहाँ हाना के चेहरे पे स्माइल होती है। पहली बार योंसो को किसी चीज से फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं हाना बर्फ हटा रही होती है। योंसो हाना को दूर करता है और खुद ही वहाँ बर्फ हटाने लग जाता है। हाना कहती है मेरा काम है, मुझे करने दो, पर योंसो उसकी कोई बात नहीं सुनता। योंसो कभी हाना के किए काम को बिगाड़ता है, कभी वो हाना को कोई काम नहीं करने देता, उसकी मदद करता है। लॉन्ड्री का काम इन दोनों ने खत्म कर लिया होता है। हाना योंसो को कहती है स्टेक मुझे दो, मैं साफ करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। योंसो हाना को नीचे गिरा देता है पानी में। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे होते हैं। सामने से माया इन दोनों को देख रही होती है और यहाँ वो खुद को भी स्माइल करने से नहीं रुक पाती। यहाँ ये दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। योंसो की नजर माया पे जाती है, वो उसके ऊपर भी पानी डाल देता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल जाते वक्त योंसो और माया में शर्त लगी होती है कि कौन पहले स्कूल पहुँचेगा। हाना योंसो को सपोर्ट कर रही होती है, माया तो हार मानने का नाम नहीं ले रही होती है। तो अब योंसो चीटिंग करता है और माया को यहाँ धक्का देकर गिरा देता है। इससे माया को काफी गुस्सा भी आता है। अब इधर ये दोनों ट्रेन में बैठे होते हैं। हाना बड़ी मुश्किल से योंसो से सवाल करती है तुम बात क्यों नहीं करते। योंसो तो बाहर दिख रहा होता है, हाना को अवॉइड कर रहा था। अब हाना को भी आइडिया आता है, वो योंसो को थोड़ा परेशान करती है और अब कहती है ऐसे सिस्टर मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर तुम बात क्यों नहीं करते। हाना की क्यूट हरकतों से योंसो स्माइल करता है। यहाँ हाना अपने डैड को मिस कर रही होती है। वो बर्फ के गोले बनाती है और अब योंसो को हेल्प करने को कहती है। योंसो मना कर देता है। बर्फ का गोला बहुत ही भारी होता है जिसे हाना उठा रही होती है। ये देखकर अब योंसो उसकी मदद करता है। हाना ने बर्फ के 2 स्टैचू बनाए होते हैं। वो योंसो को कहती है कि ये तुम हो और ये मैं हूँ, और उसे आई लव यू कहती है। योंसो के चेहरे पे स्माइल होती है। योंसो अपने लाइफ में पूरी तरह से अकेला था, अब हाना उसकी लाइफ में है। हाँ ये दोनों बर्फ से खेलते हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं। योंसो हाना के स्कार्फ ठीक करता है और अब ये दोनों घर जाते हैं।
इधर नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं हना लिपस्टिक लगा रही होती है। अभी उसे माया की आवाज आती है तो वो कमरे के बाहर आती है। उसका मेकअप खराब हो गया होता है। सामने योंसू होता है, वो ये सब देख लेता है। हना अपना चेहरा छुपाकर वहाँ से चली जाती है। इधर स्कूल में सारी लड़कियां बहुत ही एक्साइटेड होती हैं क्योंकि उनका सीनियर रियो वापस आने वाला है। और अब इधर रियो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही हैंडसम और कूल है और ये इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड है। हना भी उसे देख रही होती है और यहाँ पता चलता है हना रियो को पसंद करती है। क्लास का ऐसा माहौल देखकर तो योंसू को गुस्सा आ रहा था कि हना भी उन लोगों में शामिल थी। और वो समझ गया कि हना सुबह मेकअप क्यों कर रही थी। रियो बहुत ही काइंड हार्टेड है, वो स्कूल के प्रेसिडेंट का बेटा है, सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। माया रियो को थैंक्स करती है कि उसने स्कॉलरशिप दिलाने में उसकी हेल्प की थी। मिका तो रियो को हग ही कर ली थी, उसे अपना गिफ्ट दे दिया और बाकी लड़कियां भी रियो को यहाँ गिफ्ट देना चाहती हैं। का तो मौका मिलते ही रियो को किस भी कर लेती है, कहती है उसका ड्रीम पूरा हो गया। मिका बहुत ही शर्मा जाती है और वो हाना को आगे कर देती है। रियो हाना को कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम बहुत ही मोटी दिख रही हो। हाना कहती है क्या सच में? रियो कहता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और यहाँ पता चलता है कि रियो हाना को पसंद करता है। रियो हाना को कहता है तुम भूली तो नहीं, लास्ट टाइम तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम डेट पे जाएंगे। और वो हाना को अपने साथ लेकर जाने लगता है। सामने यहाँ योंसू खड़ा होता है, उसके इस गुस्से वाले एक्सप्रेशन से तो ना बहुत ही डर जाती है। रियो कहता है क्या तुम इसे जानती हो? हाना कहती है मेरा स्टेप ब्रदर है। रियो कहता है हाँ, मैंने तुम्हारी मॉम की दूसरी शादी के बारे में सुना। रियो योंसू को हेलो करता है। योंसू उससे हाथ भी नहीं मिलाता तो वो गुस्से में बस हाना को घूर रहा होता है। इधर रियो और हाना आगे बात करते हुए जा रहे थे, योंसू पीछे होता है। रियो हाना को कहता है मेरे लिए कोई प्रेजेंट नहीं लाई हो, अगले वीकेंड पे हम डेट पे जा रहे हैं तो मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आना। हाना स्माइल कर रही होती है। यहाँ योंसू हाना को धक्का देते हुए वहाँ से चला जाता है। अब हाना भी रियो को बाय करके योंसू के पीछे जाती है। इधर हना रियो के लिए गिफ्ट तैयार करती है। वो योंसू से गिफ्ट छुपा रही होती है पर योंसू वो गिफ्ट देख लेता है और वो रियो के साथ डेट पे जाने के लिए न्यू कपड़े भी लेकर आई होती है। वो बहुत ही एक्साइटेड होता है। बाहर से योंसू ये सब देख रहा होता है पर उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। वो हाना को डेट पे जाने से रोकता है और हाना उसे बाय करके चली जाती है। इधर ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। योंसू भी गाड़ी के पीछे आ रहा होता है। यो कहता है क्या तुम्हारा भाई भी हमारे साथ चलेगा? हाना कहती है नहीं, वो कुछ देर बाद रुक जाएगा। पर यहाँ तो योंसू बहुत ही उदास होता है। उसे लग रहा है जैसे उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई, हाना भी उसे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वो हाना का पीछा करते ही रहता है। इधर ये दोनों घूमते और एंजॉय करते हैं। जैसे ये बाहर आते हैं दोनों शॉक होते हैं। यहाँ ठंड में योंसू बैठा होता है। योंसू को इस हाल में देखकर तो हाना रो पड़ती है। रियो हाना को मना करने के बाद भी उसे घर वापस जाने के लिए कुछ पैसे देता है, उसे बाय करके चला जाता है। तो हाना बहुत ही गुस्सा होती है योंसू पे, वो उनके पीछे क्यों आया। योंसू कोई जवाब नहीं देता। हाना कहती है मैं रियो को बहुत ही पसंद करती हूँ। वो गुस्से में बैठ जाती है। तब योंसू उसके पास आता है। यहाँ वो हाना को अपनी मॉम का नेकलेस पहनाता है। ये देखकर तो हाना हैरान होती है। कहता है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हाना तो हैरान होती है और कहती है तुम बात कर सकते हो, तुम हमेशा चुप क्यों रहते थे। हाना तो योंसू की कही बातों को नहीं समझ पाती है। हाना योंसू के कहे वर्ड्स को अपने हाथों पर नोट कर लेती है। जब वो उन वर्ड्स का मतलब समझती है तो काफी इमोशनल हो जाती है। इधर नेक्स्ट डे ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं। तभी यहाँ रियो हाना से मिलता है। योंसू को भी हेलो करता है पर योंसू उसे अवॉइड करता है। रियो हाना को कहता है लगता है तुम्हारा भाई मुझे गलत समझ रहा है। इधर योंसू कल रात योंसू की कही बातों के बारे में ही सोच रही थी। सीन चेंज होता है। यहाँ कराटे कंपटीशन हो रहा था जिसमें कि रियो सबको हरा रहा था। तब यहाँ योंसू से चैलेंज करता है। योंसू रियो से फाइट नहीं कर पाता है, वो बस मार खाए जा रहा था। पर ये देखकर हाना को अच्छा नहीं लग रहा था। वो योंसू को कहती है तुम जीत सकते हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और अब योंसू दोबारा से फाइट बैक करता है। रियो देखता है योंसू उससे जीत नहीं पाएगा। वो बहुत ही पिट रहा था तो वो खुद ही हार मानने लगता है। यह अनाउंस करता है कि वो और यहाँ रियो अनाउंस कर देता है कि मैच टाई हो गया है। हाना योंसू को घर लेकर आती है, उसकी तबीयत खराब होती है। उसे 30 फीवर हो गया होता है। उसे नहला रही होती है। योंसू हाना को कहता है मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर हाना इमोशनल हो जाती है। यहाँ हाना को एहसास होता है कि वो जितने अपने डैड से अटैच थी नहीं वो योंसू से अटैच हो रही है।
इधर क्लास में सारी लड़कियां हना को कहती है युनसो क्यों नहीं आया। हना कहती है उसकी तबीयत खराब है। सब लड़कियां युनसो के लिए परेशान हो जाती है। ये सब युनसो को पसंद भी करती है। और मिका हना को कहती है तुम्हारे भाई को बहुत ही पसंद करती हूँ, हम उसे देखने तुम्हारे घर चले। हना भी उन्हें हाँ कह देती है और अब सारे लोग युनसो से मिलने घर पहुँच जाते हैं। इधर आंट हना को डांट रही होती है, कहती है जल्दी से अपने फ्रेंड्स को यहाँ से भगाओ और ये लॉन्ड्री के कपड़े धोकर लाओ। इधर ये सारी लड़कियां युनसो के लिए गिफ्ट लेकर आई होती है। सब यहाँ युनसो को किस करने की कोशिश कर रही थी पर कोई हिम्मत नहीं कर पाती। और यहाँ मिका युनसो को सच में किस कर लेती है और तभी यहाँ हना आ जाती है। इधर हना युनसो के लिए खाना लेकर जा रही होती है। ये देखकर आंट उसे बहुत मारती है, कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गधे को इतना महंगा खाना खिलाने की। हना से वो खाना छीन लेती है। इधर युनसो की बॉडी पूरी ठंडी हो गई थी। हना उसकी बॉडी पे मेडिसिन लगा रही होती है। वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी यहाँ युनसो की आंखें खुल जाती है। हना उसे उठाती है। यहाँ ये दोनों काफी क्लोज होते हैं। युनसो हना को कहता है मैं बीमार नहीं हूँ बल्कि मेरे दिल में कुछ हो रहा है। वो दोबारा बेहोश हो जाता है। इधर हना बाहर का नजारा देख रही होती है। बाहर युनसो खड़ा होता है। वो हना की तरफ देखता है और मिरर के ऊपर से ही उसे किस करता है। हना तो पूरी तरह से शॉक होती है कि ये सब क्या हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग माया टोक्यो यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जा रही थी। उसे बाय करते हैं। युनसो हना का हाथ पकड़ लेता है और उसी तरह ये दोनों कॉलेज आते हैं। युनसो तो बहुत ही खुश होता है। यहाँ सारी लड़कियां उसे घेर लेती हैं, कहती है क्या तुम ठीक हो। क्लास में भी युनसो हना की तरफ ही देख रहा होता है। अभी मिका उसके हाथों पे गैस करती है, उसे डेट के लिए पूछती है। युनसो कोई जवाब नहीं देता, वो तो अभी भी हना को ही देख रहा था। इधर हना जा रही होती है, तभी युनसो उसका हाथ पकड़ के उसे रूम के अंदर ले आता है। हना तो पूरी तरह से हैरान होती है, कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। फिर बाहर सारी लड़कियां युनसो को आवाज दे रही होती है और इन्हें काफी क्लोज होते हैं। हना की हार्ट बीट बढ़ रही होती है, उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। युनसो को बाहर निकाल देती है। मिका युनसो को खींच कर वहाँ से ले जाती है। मिका एक पल के लिए भी युनसो को अकेला नहीं छोड़ रही थी। वो हना को कहती है आज तुम अकेले घर चली जाओ, मैं युनसो को घर ले आऊंगी। इधर युनसो हर तरफ दिखता है, उसे हना कहीं नहीं दिखती। इधर हना जा रही होती है, तभी रियो उसके सामने आ जाता है। हना को कहता है मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या वो हना को कहता है मुझे टोक्यो जाना होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ ग्रेजुएशन खत्म होते ही तुम भी मेरे पास टोक्यो आ जाओ। यहाँ वो हना को एक फोन देता है और कहता है इससे हम दोनों बात कर पाएंगे, तुम्हें जब भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। हना फोन रखना नहीं चाहती पर रियो कहता है प्लीज इसे रख लो। युनसो ने इन दोनों को देख लिया होता है। वो हना से फोन छीनकर फोन तोड़ देता है। हना कहते है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। युनसो गुस्से में कहता है तुम मुझसे नहीं मिलोगी, मुझसे बात भी नहीं करोगी। हना कहती है पर क्यों। तो युनसो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। हना कहती है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। युनसो कहता है उस तरह से नहीं। हना तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। युनसो को कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, हम दोनों भाई बहन हैं। युनसो कहता है मैं नहीं हूँ तुम्हारा भाई, क्या तुम मुझे अपना भाई समझती हो। मैं जानता हूँ तुम भी मुझे पसंद करती हो। हना कहती है तुम गलत समझ रहे हो। हना बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर हना युनसो के रूम में आती है। युनसो ने उसके जो तस्वीरें बनाई थी उन सबको वो फाड़ देती है। युनसो उसे ऐसा करने से रुकता है, कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हना कहती है मैं रियो को पसंद करती हूँ और मैं उससे प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। युनसो कहता है तुम झूठ कह रही हो। ये दोनों बहुत ही इमोशनल होते हैं। हना गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। युनसो उसे रोकता है। इधर माया इन दोनों को इस तरह देख रही होती है और अब हना युनसो से बात नहीं करती, वो उसे अवॉइड कर रही होती है। इन सबसे युनसो को बहुत ही गुस्सा आता है। मैं अभी इस बात को नोट कर रही थी। युनसो हना को रुकता और कहता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। हना कोई जवाब नहीं देती तो युनसो कहता है मुझे लगता है तुम मुझे पसंद करती हो। हना दरवाजा बंद कर लेती है। अब युनसो बाहर से हना को बाहर आने का इशारा कर रहा होता है। हना विंडो बंद कर देती है। अब यहाँ माया हना को कहती है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं युनसो से खुद ही पूछ लेती हूँ। पर हना उसे रोकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हना स्कूल जा रही होती है। उनसे उसके पीछे उसे आवाज दे रहा होता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। हना नहीं रुकती और यहाँ गलती से वो साइकिल से नीचे गिर जाती है। उसे कहता है क्या तुम्हें चोट लगी है। हना कहती है प्लीज तुम यहाँ से जाओ। युनसो जबरदस्ती उसे साइकिल पे बिठाता है। अभी दोनों स्कूल आते हैं। हना कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। युनसो कहता है तुम सच में मुझे पसंद करती हो, एक बार इस बारे में सोचना। फिर क्लास में भी युनसो हना को ही देख रहा होता है। फिर मिका को लगता है कि युनसो उसे देख रहा है। वो बहुत ही खुश होती है। इधर लंच टाइम में मिका हना को बताती है 2 दिनों बाद हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी है, हम सब ग्रेजुएट हो जाएंगे, इसके बाद क्या करना है तुमने सोचा है। युनसो जिस तरह से हना को देख रहा था, हना बिना खाना खाए वहाँ से जाने लगती है। युनसो से रुकता और कहता है खाना खा लो। सब लोग इन दोनों को ही देख रहे थे। मिका कहती है तुम दोनों किस बात पे लड़ रहे हो। यहाँ युनसो गुस्से में हना को कहता है मुझे अवॉइड करना बंद करो तुम,
मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। हना कोई जवाब नहीं देती, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। युनसुक कहता है तुम्हारा ऐसा बिहेवियर मुझे तकलीफ दे रहा है, अब मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। वो वहाँ से चला जाता है। इधर आंट घर बेचने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। वो सेलर को घर दिखा रही होती है। हना कहती है ये आदमी कौन था? कहती है ये बस एक गेस्ट है। हना रूम में आती है तो माया कहती है तुम तो बहुत ही चालाक निकली। पहले तुमने रियो को अपने प्यार के जाल में फंसाया और अब अपने ही भाई को सेड्यूस कर रही हो। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। तुम्हारी माँ ने युनसुक के फादर को फंसाया और अब तुम उसे। हना को बहुत ही गुस्सा आता है ये सब सुनकर। वो माया पे हाथ उठा देती है। अब यहाँ इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। यहाँ आंट आ जाती है और वो भी माया को सपोर्ट करते हुए हना को मारने लगती है। तभी योनसो आता है और ये सारी चीजें उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो आंट और माया पे चेयर उठा के मारने वाला होता है। माया उसे पर हना उसे रोक देती है। योनसो हना को कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हना कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। योनसो हना को कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अगर इससे तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं ये सब भूल जाऊंगा। जानता हूँ मेरा प्यार एक तरफा है। हना की आंखों में आंसू होते हैं। योनसो वहाँ से जा रहा होता है और हना भी उसे नहीं रोकती। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दिखते सब लोग एक स्कूल ट्रिप पे जा रहे होते हैं। कहती है योनसो कहाँ है? हना कहती है शायद वो नहीं आएगा। इधर रियो हना को कहता है तुम्हें यहाँ देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। यहाँ माया आती है। हना को कहती है योनसो क्यों नहीं आया और वो रियो को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर सारे लोग बस में बैठे होते हैं। रियो नोट करता है कि हना बहुत ही उदास है, वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। इधर सारे लोग बर्फ में एंजॉय कर रहे होते हैं। रियो और हना भी एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। इन्हें साथ में देखकर हना माया को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो रियो को पसंद जो करती है और अब माया हना के पास आती है और कहती है तुम रियो से दूर रहो, मैं उसे पसंद करती हूँ। वैसे भी योनसो तुम्हारे लिए काफी है। तभी यहाँ रियो आता है, हना को अपने साथ लेकर जाता है। हना बार बार योनसो के बारे में ही सोच रही होती है। यहाँ सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि आगे वो क्या करने वाला है। कहती है वो योनसो को डेट करेगी। माया कहती है वो टोक्यो यूनिवर्सिटी जाएगी। हाँ तो माया भी योनसो के बारे में यहाँ तो हना अभी योनसो के बारे में ही सोच रही थी। हना को बहुत ही बुरा लग रहा था, वो अकेला फील कर रही थी। अभी यहाँ रियो आता है, हना को कहता है क्या तुम ठीक हो? और यहाँ वो हना को प्रपोज करता है, उसे अपने साथ टोक्यो चलने को कहता है। यहाँ भी हना के सामने बार बार योनसो का चेहरा आ रहा था, कोई जवाब नहीं दे रही थी। रियो कहता है क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो और उसे हक कर लेता है। हना कहती है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। योनसो की कई बातें उसे अंदर तक झकझोर रही थी। वो रोते हुए रियो को सॉरी कहती है और वहाँ से भाग जाती है। और अब हना को एहसास होता है कि वो सच में योनसो को पसंद करने लगी है। जैसे ही वहाँ से बाहर निकल सामने योनसो को दिखती है जो ठंड में बैठा होता है। ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इधर आंट को एक कॉल आता है और पता चलता है हना और योनसो के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। से तो वो पूरी तरह से शॉक रह जाती है। वो पुलिस को आइडेंटिफाई करने को कहती हैं और आंटी यहाँ तय करती है कि वो हना और योनसो को उनके पेरेंट्स के मौत के बारे में नहीं बताएगी। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं क्लास में सारे लोग ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। हमिका योनसो से फ्लर्ट कर रही होती है। सब देखकर हना स्माइल कर रही थी। और अब ये सारे लोग ग्रेजुएशन सेरेमनी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सब पिक्चर्स लेते हैं। सब बहुत ही खुश होते हैं। इधर हना रियो को सॉरी कहती है लास्ट नाइट के बिहेवियर के लिए। रियो हना को कहता है तुम मेरे साथ टोक्यो चलोगी ना? इधर ये दोनों साथ में खाना खाते हैं। योनसो हना के लिए सैंडल्स लेता है। ये दोनों साथ में घूमते हैं, बहुत ही एंजॉय करते हैं। दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। हना अपने डैड की समाधि के पास ही ट्री लगाती है। हना योनसो को कहती है मैं चाहती हूँ तुम इस ट्री की तरह हमेशा मेरे साथ रहो। योनसो हना को कहता है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। यहाँ हना योनसो को उसके मॉम की नेकलेस वापस कर देती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। योनसो को कहती है मैंने टोक्यो जाने का फैसला किया है। ये देखकर तो योनसो पूरी तरह से शॉक होता है। हना अपने मन में ही कहती है हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। हम जितना दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। इन दोनों के आंखों में आंसू होते हैं। हना योनसो की दी सैंडल्स को उतार देती है। वो योनसो को आई लव यू कहती है और वहाँ से भाग जाती है। हना के इस फैसले से योनसो को बहुत ही दुख होता है। हना ने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। देखते हैं सारे लोग ग्रेजुएशन सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी रियो हना को कहता है तुम मेरे लिए एक सॉन्ग प्ले करो। पर ये देखकर माया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर हना गाना गा रही होती है पर उसके दिमाग में बस योनसो के ही ख्याल चल रहे होते हैं। वो बस उसी के बारे में सोच रही थी। इधर माया भागते हुए घर आती है और योनसो को कहती है हना सिर्फ तुमसे प्यार करती है, वो बस अपनी फीलिंग तुम्हें बता नहीं रही। और वो डरती भी है कि तुम दोनों के रिश्ते का आगे क्या होगा। योनसो कहता है ये सब तुम क्या कह रही हो? मैं कहती है मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर तुमने अभी हना को नहीं रोका तो वो सच में रियो के साथ टोक्यो चली जाएगी। देखो मैं रियो को पसंद करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के वजह से मेरा प्यार भी मुझसे छिन जाए।
इधर अब योंसो भागते हुए स्कूल आता है। वो वहाँ से हना को उठाकर अपने साथ लेकर जाता है। सारे लोग तो हैरान होते हैं। यहाँ योंसो हना को कहता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ में कोई और नहीं है, सिर्फ तुम ही अब मेरी फैमिली हो। पर हना योंसो को कहती है कि मैं टोक्यो जाने का फैसला कर चुकी हूँ। तो योंसो से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। इधर मिका रियो को ये बात बता देती है। अब तो यहाँ पूरा स्कूल ही जमा हो जाता है, यहाँ तमाशा बन जाता है। और जब रियो योंसो को दिखता है वो हना को फोर्स कर रहा है, यहाँ वो योंसो को बहुत ही पीटता है और उसे हना से अलग करता है। सब बड़े मुश्किल से रियो को रोकते हैं। इधर योंसो बस बार बार हना को कह रहा होता है, मुझे छोड़कर मत जाओ। जब वो देखता है कि हना बहुत डरी हुई है, वो बस रो रही है, उसके सवाल का जवाब नहीं दे रही है, तब वो हना को कहता है, मैं समझ चुका हूँ हमारा जवाब क्या है। और अब यहाँ योंसो सारे लोगों को कहता है, मेरा हना के लिए प्यार एक तरफा था, मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ कि मेरी वजह से तुम लोगों को परेशानी हुई। इसमें हना की कोई गलती नहीं है, तुम लोग उसे गलत मत समझना। योंसो उतनी तकलीफ में होने के बावजूद भी स्माइल करते हुए हना को ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए कांग्रेट्स करता है और वहाँ वो सबको बाय करके चला जाता है। माया हना को कहती है, तुम कितनी बुरी हो, तुम अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो। हना भी योंसो के अब पीछे जाती है। हना योंसो को आवाज दे रही होती है और बार बार से कह रही होती है कि मैं एक्सेप्ट कर रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। योंसो हना को देखकर जानबूझकर छुप जाता है और यहाँ बस हना रोते हुए उसे आवाज देती रह जाती है। योंसो उसे नहीं मिलता। फिर घर पे देखता है माया स्कूल में आज जो कुछ भी हुआ वो सब अपनी मॉम को बताती है। आंट तो ये सब सुनकर हैरान रह जाती है, कहती है ये दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं। और अब माया की मॉम उसे कहती है कि हमारा सारा सामान बांध लो, मैंने इस घर को बेच दिया है, हम यहाँ हना को अकेला छोड़कर सारे पैसे लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। इधर नेक्स्ट डे हना की आंखें खुलती है तो दिखती है घर में आंट और माया नहीं होते हैं। अब उसे पता चल जाता है तो दोनों घर से जा चुके हैं सारा सामान लेकर, यहाँ तक कि हना के पैसे भी। और अब हना अपने लाइफ में बिल्कुल अकेली रह चुकी है। ना तो उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं, ना ही माया और आंट। योंसो तो उससे पहले ही छोड़कर जा चुका है। और अब कहानी 2 सालों आगे दिखाई जाती है। हना जापान में होती है। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। साथ ही अब उसने अपने कोरियन लैंग्वेज को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। वो आज भी हर वक्त योंसो को याद कर रही है और उसका इंतजार कर रही है। और उसी के लिए उसने कोरियन लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीखी है कि जब योंसो आए तो वो उससे बात कर पाए। मिका हना के साथ रहती है। हना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी है। इधर दिखते हैं रियो ने अपने डैड के होटल को संभाल लिया है। हना उसी के होटल में पार्ट टाइम जॉब करती है। और ये मिस्टर जुन है जो कि होटल के मैनेजर है। इस तरह रियो हना को ट्रीट करता है मिस्टर जुन को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि इन्हें लगता है हना इनकी पोजीशन ले लेगी। इधर देखते हैं रियो हना को डेट करना चाहता है। हना हमेशा बहाने बनाती है और वहाँ से चली जाती है, पर इससे रियो को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। इधर देखते हैं कि मिस्टर जन हना से जितना चिढ़ते हैं उससे ज्यादा तो मिका उन्हें पसंद नहीं करती है। मिस्टर जन हना को कहते हैं, आज तुमने एक कोरियन गेस्ट को सर्व करना है। मैंने सुना है तुम्हें कोरियन बहुत अच्छे से आती है, ध्यान रखना कि तुमसे कोई गड़बड़ी ना हो। हना कहती है, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। इधर हना उस गेस्ट के रूम में आती है। हाँ, उसे वो गेस्ट थोड़ा पहचाना सा लगता है। वो अपना इंट्रो देती है। वो तो इतनी नर्वस होती है उसके हाथों से ग्लास भी टूट जाता है। सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाती है। वो गेस्ट कोई और नहीं बल्कि योंसो होता है। इधर दिखता है कि हना को किराएदार उसे घर से निकाल देती है। साथ ही कहती है कि तुम्हारे मॉम ने से बहुत सारे कर्जे लिए हैं, जब तक तुम कर्जे नहीं चुकाती तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। दरअसल माया और उसके मॉम ने हना के मॉम के नाम पे बहुत सारे कर्जे ले लिए थे। बेचारी हना वो उन कर्जों को चुका रही है। अब हना के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। हना अपना टूरिस्ट गाइड का काम कर रही होती है। फिर उसे योंसो की बहुत याद आने लगती है। अचानक से सामने उसे योंसो दिख जाता है। उसे आवाज देते हुए उसके पीछे भाग रही होती है। योंसो उसके नजरों से गायब हो जाता है। हना बस रोती रह जाती है, पर हना हार नहीं मानती। वो योंसो का पीछा करते रहती है। तभी सामने लेफ्ट में उसे योंसो दिख जाता है। योंसो भी यहाँ सामने हना को देखता है। हना को देखकर दूसरी तरफ मुड़ जाता है और अब हना को योंसो कहीं नहीं मिलता। इससे वो बहुत ही निराश हो जाती है कि योंसो ने उसे देखकर भी उसे अनदेखा किया। उसे बहुत ही याद कर रही थी। इधर हना अपना गाइड का काम बीच में छोड़कर चली गई थी। इस वजह से उसके बॉस उसे बहुत डांटते हैं और काम से उसे निकाल देते हैं। इधर हना होटल वापस आती है तो देखती है उसके सामानों के साथ बिल्कुल वैसे ही जूते रखे होते जैसा कि योंसो ने उसे दिया था। तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि आज सुबह उसके सैंडल्स टूट गए थे। वो अपने चारों तरफ देखने लगती है पर उसे कोई नहीं दिखता। यहाँ हना सोच रही होती है कि वो अपने लाइफ में कितनी अकेली हो चुकी है। तो उसके मॉम वापस आई, आंट और माया भी उसे छोड़कर चले गए और योंसो भी। यहाँ हना छुपते छुपाते अपना सारा सामान लेकर होटल आ जाती है और ये बात मिस्टर जन नोट कर लेता है। हना होटल गेस्ट रूम में अपना सामान रख लेती है। जैसे वो यहाँ मिस्टर जन को देखती है वो छुप जाती है।
दरअसल हना के पास रेंट के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वो छुपकर यहीं रहने का फैसला करती है। और तभी हना को उसी कोरियन गेस्ट का कॉल आता है। वो जब कमरे में आती है तो देखती है चारों तरफ अंधेरा होता है। यंसु हना को कहता है मेरे लिए खाना लेकर आओ। हना कहती है आप क्या खाना चाहते हो? यंसु कहता है तुम्हें जो भी पसंद हो तुम ले आओ। इससे हना थोड़ी हैरान होती है, कहती है मैंने तो इस होटल में कभी भी कुछ खाना नहीं खाया, फिर भी मैं आपके लिए बेस्ट डिशेस लाने की कोशिश करूंगी। वो यंशु का चेहरा देखने की कोशिश करती है पर वो चेहरा नहीं देख पाती। अब हना खाना लेकर वापस रूम में आती है, देखती है कोरियन गेस्ट तो है ही नहीं। और तभी उसे कॉल आता है। हना सॉरी कहती है कि उसे खाने लाने में लेट हो गया। योंसु उसे कॉल पे कहता है कि वो खाना मेरे लिए तुम ही खा लो। उससे तो हना थोड़ी हैरान होती है, बेचारी सुबह से भूखी थी तो वो उस खाने को खा लेती है। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, पर वो ये भी सोच रही होती है कि ये गेस्ट बहुत ही अजीब है। और तभी हना को यहाँ कुछ स्केच दिखते हैं, पर उसे देखकर तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि ये उसके फादर की टॉम वाली पिक्चर्स होती है और इस जगह को तो सिर्फ वो और यंशी ही जानते थे। अब उसे थोड़ा शक भी होने लगा है। और तभी हना को उस गेस्ट का कॉल आता है, जो कि हना को कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ मेरा कमरे में इंतजार करोगी। इधर देखते हैं यंसु वापस आता है, दिखता है हना सो रही होती है। यंसु हना के सर पे हाथ रखता है, उसके हाथ कांप रहे थे। वो हना को कहता है तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम आज भी उतनी ही मासूम और प्यारी हो। वो देखता है हना के हाथों में उनकी फैमिली फोटो होती है। यंसु जानता है कि हना उसका इंतजार कर रही है। यंसु हना से कहता है मैं तुम्हारे पास वापस आ चुका हूँ और मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। यंसु हना को कहता है मुझे माफ कर दो, तुम्हें छोड़कर चला गया। हाँ यंसु रो पड़ता है। सुबह हना की आंखें खोलती है तो देखती है हाँ एक नोट होता है जिसमें कि कोरियन गेस्ट यानी कि यंसु ने उसे खाना खाने के लिए थैंक्स लिखा होता है। हना कमरे से बाहर आती है तो फिर मिस्टर जॉन उसे देख लेता है और कहते हैं तुम ऊपर से क्यों आ रही हो? हना घबरा जाती है और कहती है आज मैं काम पे जल्दी आ गई थी। मिस्टर जॉन उसे डांटते हैं और कहते हैं तुमने अपने कपड़े ठीक क्यों नहीं किए हैं? तुम्हारे बाल भी ठीक नहीं लग रहे, क्या तुम इस तरह अब काम पे आओगी? तो हना उन्हें सॉरी कहती है। और तभी यहाँ पे रियो आ जाता है हना को अपने साथ तभी यहाँ रियो आ जाता है। वो हना को कहता है चल हम साथ में खाना खाते हैं, पर हना कहती है कि मुझे काम पे जाना है। रियो कहता है मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। यहाँ दिखते ही दोनों साथ में बैठे होते हैं। रियो हना को कहता है आजकल तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, तुम्हें पता है इससे मुझे बहुत ही बुरा लगता है। क्या तुम मेरी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर रही हो? हना कोई जवाब नहीं देती तो रियो कहता है कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और मैं उस दिन तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओ। यहाँ देखते हैं दूर से ही युनसु इन दोनों को देख रहा होता है। इधर हना अपना काम कर रही होती है। तभी मिका उसे आकर बताती है माया टोक्यो में ही है और वो अब एक क्लब की ओनर बन चुकी है। ये सुनकर तो हना हैरान होती है और अब वो हना माया से मिलती है। माया को कहती है तुम और तुम्हारी मॉम ने मेरा घर क्यों बेचा और तुम सब मुझे छोड़कर क्यों चले गए? माया हना को कहती है क्या तुम इतने स्टूपिड हो? तुम्हें अभी भी ये बात समझ में नहीं आई? हमें पैसों की जरूरत थी, क्या हमारे मांगने पे तुम हमें वो पैसे देती? हना माया को कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? माया कहती है तुम्हें छोड़कर जाने के बाद मैंने टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अब यहाँ हना आंट से मिलती है और उनसे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है और आंट कहती है मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं जानती। वो बिजनेस ट्रिप पे बाहर गए थे, उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। मुझे तो लगा था कि वो तुमसे मिलने घर आए होंगे। हना कहती है मैं अपनी मॉम से 2 सालों से नहीं मिली हूँ। आंट इतना कुछ होने के बाद भी हना को उसके पेरेंट्स की मौत के बारे में नहीं बताती है। अब हना आंट पे बहुत ही गुस्सा करने लगती है। माया अपने मॉम को लेकर अंदर आती है, कहती है मैं चाहती हूँ हना मेरे साथ इसी घर में रहे। पर उसकी मॉम कहती है मुझ पे इतनी तरस क्यों खा रही हो? तो माया कहती है क्योंकि आज हमारे पास जो भी है उसकी वजह से है और मुझे उसके लिए बहुत ही सॉरी फील हो रहा है। आंट कहती है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तो माया कहती है ठीक है ये घर मेरा है, अगर आप हना के साथ नहीं रह सकती तो आप यहाँ से चली जाए। ये सुनकर तो माया की मॉम शॉक थी और अब माया कहती है आपको क्या लगता है मैं हना को पलकों पे बिठा के रखूंगी? मैं बस उसे वही फील करवाना चाहती हूँ ताकि हम लोगों को होता था उसके घर में रहकर। तो माया की मॉम कहती है तुम बिल्कुल मेरी ही बेटी हो। अब यह माया हना को कहती है मैं चाहती हूँ तुम इसी घर में रहो, से भी तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो हना भी मान जाती है और अब यहाँ हना को पता चलता है कि उसने अपनी फैमिली फोटो तो उसी कोरियन गेस्ट के रूम में छोड़ दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी फैमिली फोटो ढूंढने वहाँ जाती है, तभी उसे यहाँ एक लेटर मिलता है जो कि युनसु ने लिखा था। इधर हना अपना लॉकर खोलती है तो उसे एक टेडी बियर मिलता है। ये देखकर तो वो हैरान होती है। मिका को कहती है शायद ये रियो ने रखा होगा। और मिका कहती है तुमने कहा था ना वो कोरियन गेस्ट तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है, नहीं उसने तो तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं रखा।
तो हना भी इस बारे में सोचने लगती है और अब मीका हना को कहती है, तुम्हारे पास तो जिनी आ चुका है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ और मांगू, बस तुम्हारे पास एक व्हाइट कोट हो। हना अपने लॉकर में आकर दिखती है, इसमें वहाँ एक व्हाइट कोट होता है। इससे तो वो और भी हैरान हो जाती है, कौन उसकी विशेष को पूरा कर रहा है। उसे बहुत अजीब भी लगता है। अब हना को लगता है कि ये गिफ्ट्स उसे उस कोरियन गेस्ट ने दिया है, तो वो लौटाने आ जाती है। हना नॉक करके युनसो के रूम में आती है। युनसो उसे पीछे मुड़ने से मना करता है। हना कहती है, मैं आपको आपका दिया हुआ सामान वापस करने आई हूँ, ये डॉल और कोट आपने ही न मुझे दी है। पर युनसो हना को कहता है कि नहीं, मैंने ये सामान तुम्हें नहीं दिया है, तो तुम इसे लेकर जाओ। जबकि रियलिटी में युनसो ने ये सामान हना को दिए होते हैं। पर ये सुनकर हना हैरान होती है और वहाँ से चली जाती है। इधर आज हना को उसकी पेमेंट मिली होती है। फिर मिस्टर जन कहते हैं कि लॉबी में कुछ गेस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पेमेंट बाद में लेकर जाना। इधर हना भागते हुए आती है तो देखती है रियो ने उसके कर्जों को चुका दिया होता है। इससे हना को काफी बुरा लगता है। वो उन लोगों को रियो को पैसे वापस लौटा देने को कहती है, पर ये देखकर तो रियो को बहुत ही बुरा लगता है। हना उससे पैसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है और अब यहाँ हना को लगता है कि ये सामान उसे रियो ने दिए थे, जो कि वो रियो को वापस लौटाने आती है। पर यहाँ ये सब देखकर रियो को बहुत ही गुस्सा आता है और हना को कहता है, तुम 2 सालों से मुझे रिजेक्ट करती आ रही हो, अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देती। और अगर वो इंसान तुम्हारा वो सो कॉल्ड भाई युनसो रहा, हना मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर माया हना को अपने क्लब में लेकर आती है। ऐसे कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे क्लब में पियानो बजाओ, इसके लिए मैं तुम्हें पेमेंट भी दूंगी। हना पहले थोड़ी हिचकिचाती है और माया उसे कन्विंस करके उससे कुछ पेपर्स पे साइन भी करवा लेती है। अब देखते हैं यहाँ हना पियानो प्ले कर रही होती है, तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास जाकर बैठ जाता है। यहाँ वो हना से बदतमीजी करने लगता है। माया ये सब देख रही होती है। दरअसल ये सब उसी ने प्लान किया था कि हना को एम्बेरस कर सके। हना बड़ी मुश्किल से उस जगह से निकल जाती है, पर वो बूढ़ा आदमी हना को जाने नहीं दे रहा होता है। और तभी कुछ काले कोट में आदमी उस बूढ़े को रोक देते हैं। हना भी देखती है अब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा। इधर देखते हैं दूर से ये सब युनसो देख रहा होता है। दरअसल युनसो के आदमियों ने उस बूढ़े को रोका था और ये युनसो का आदमी याका होता है। युनसो उसे हना की प्रोटेक्शन बढ़ाने को कहता है। याका कहता है, तुम मुझसे मिल क्यों नहीं रहे हो? युनसो कहता है, क्योंकि अब जिस दुनिया में आ चुका हूँ खतरों से भरा है और मैं उसकी लाइफ को डेंजर में नहीं डालना चाहता। और यहाँ देखते हैं कि युनसो तो अब एक गैंग का लीडर बन चुका है। शायद यही वजह है कि वो हना से दूर रहता है। याका युनसो को बताता है 2 सालों पहले हना की आंट और सिस्टर ने उसका घर बेच दिया और सब कुछ लेकर वो चले गए थे। 2 सालों से हना अकेली ही रह रही है। ना तो हना के पेरेंट्स घर वापस आए हैं। ये सुनकर तो युनसो हैरान होता है। युनसो को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। हना यहाँ बस से जा रही होती है, तभी सामने उसे युनसो दिखता है, पर उसे लगता है कि ये उसका इमेजिनेशन है। नेक्स्ट डे हना काम पे आती है। उसी कोरियन गेस्ट के रूम में जाती है। यहाँ उसे युनसो की मॉम का वो नेकलेस मिलता है। यहाँ वो अपने कुछ स्केचेस देखती है और वो कंफर्म हो जाती है कि वो कोरियन गेस्ट कोई और नहीं बल्कि युनसो ही था। हना भागते हुए युनसो को ढूंढने लग जाती है। इधर युनसो भी अपने रूम में ही आ रहा होता है। हना युनसो को पीछे से हग कर लेती है और कहती है, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। पर वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये युनसो नहीं बल्कि युका होता है। हना रोते हुए युका से माफी मांगती है, कहती है कि मैं किसी और को ढूंढ रही थी। हना उसे वो नेकलेस दिखाती है। युका वो नेकलेस रख लेता है, कहता है ये मेरा है और वहाँ से चला जाता है। और देखते हैं कि युनसो ने हना को पहले ही देख लिया था, लेकिन वो छुप गया और हना की गलतफहमी को दूर करने के लिए उसने जानबूझ के अपनी जगह युका को भेज दिया। युका कहता है, तुम कब तक उसे ऐसे ही रोता देखने वाले हो? क्या तुम उससे कभी नहीं मिलोगे? तुम जानते हो ना वो तुम्हारा किस तरह इंतजार कर रही है। युनसो कहता है, मैं उससे मिलूंगा पर अभी सही वक्त नहीं है। इधर हना अपने पुराने घर पे आती है। अपने और युनसो के साथ बिताए पलों को याद कर रही होती है। वो और मीका स्कूल भी देखने जाते हैं और अब हना अपने फादर के ग्रेव के पास आती है। यहाँ उसे पेड़ के ऊपर नेकलेस मिलता है। वो कंफर्म हो जाती है कि युनसो वापस तो आ चुका है, वो जानबूझकर उससे नहीं मिल रहा। इससे हना को काफी बुरा भी लगता है। अब क्लब का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सारे लोग आज बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। हना पूछती है क्या आज कुछ होने वाला है। दूसरी लड़की बताती है आज यहाँ यूरी नाम का एक गेस्ट आने वाला है जो कि बहुत ही पावरफुल और ऑनरेबल है। और तभी हना देखती है यहाँ कुछ लोगों के साथ युनसो की एंट्री होती है। वो तो उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। हाँ तो माया भी शॉक होती है, क्या उसके सामने युनसो है? क्योंकि यहाँ सब युनसो को यूरी नाम से बुला रहे होते हैं। और युनसो के साथ जो ये आदमी है वो जापान के बहुत बड़ी गैंग सीका का लीडर है। हना भागते हुए युनसो के पास आती है और कहती है तुम वापस लौट आए।
उसके आंखों में आंसू होते हैं। योंसू हना की तरफ देखता भी नहीं, उसे पहचानने से इनकार कर देता है। ये देखकर तो माया भी शॉक रह जाती है, कहती है तब तो ये योंसू नहीं हो सकता। इधर हना बाहर बैठे रो रही होती है, माया उसे आकर कहती है पागल मत बनो, अगर वो तुम्हारा योंसू होता तुम्हें पहचानने से इनकार थोड़ी ना करता, उसका नाम यूरी है। इधर योंसू अपने आदमियों के साथ बाहर निकलता है, हना उसका इंतजार कर रही थी। हना कहती है तुम योंसू हो। योंसू उससे अपना हाथ छुड़ाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। योंसू देखता है कि हना उसके कार का पीछा कर रही है। युका कहता है बॉस आप इसी तरह उसे हर्ट करने वाले हैं। योंसू कहता है अगर आज मैं रुक गया तो उससे ज्यादा तकलीफ होगी। इधर हना बस रोए जा रही होती है, चिल्ला चिल्ला कर कहती है अगर 2 सालों पहले उसने अपनी फीलिंग्स बता दी होती शायद आज योंसू उससे मिलने से मना नहीं करता। खुद को कोस रही होती है, तभी सामने योंसू हना को कहता है मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। योंसू हना को कहता है मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। हना योंसू के पास आती है, उसे टच करती है और कहती है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। यहाँ दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। योंसू हना से मिलना तो नहीं चाहता था पर वो खुद को रोक नहीं पाया। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। हना योंसू को कहती है मैंने इन 2 सालों में हर वक्त तुम्हारा इंतजार किया है और बहुत सारी बातें तुमसे कहना चाहती हूँ, अब जब तुम मेरे सामने हो तो मैं समझ नहीं पा रही मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। योंसू हना का कुछ नहीं कह रहा होता है और नजरें छुपाकर बस हना को देख रहा होता है। अब यहाँ हना रोने लग जाती है। योंसू हना को कहता है रोना बंद करो। यहाँ हना योंसू को बताती है 2 सालों में से मॉम डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और वो कैसे अपनी लाइफ गुजार रही थी। और यहाँ योंसू हना को कहता है मैं वापस जा रहा हूँ, शायद फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। हना योंसू को कहती है तुम क्या कह रहे हो, मेरे साथ घर चलने वाले हो। पर योंसू कहता है कि नहीं, हना को वहीं छोड़कर वो चला जाता है। इधर माया मिस्टर सिका से यूरी के बारे में जानने की कोशिश करती है। मिस्टर सिका कहता है कि यूरी मेरा बेटा है। अब रियलिटी बताता है कि 2 सालों पहले उनकी मुलाकात योंसू से हुई थी। वो अकेला था, उसके पास कुछ नहीं था। योंसू ने उनके बदले शिमादा नाम के एक आदमी का खून भी किया था। तब से ही उन्होंने योंसू को अपनी गैंग में शामिल कर लिया और योंसू यूरो बन गया। ये सब सुनकर तो माया पूरी तरह से हैरान होती है। इधर माया ये सारी बातें अपने मॉम को बताती है और कह रही है हमें योंसू को बहुत अच्छे से ट्रीट करना होगा। मॉम कहती है ये क्या बकवास कर रही हो तुम। ना कहती है वो बहुत बड़ी गैंग का लीडर बन चुका है, उसके जितना करीब रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। इधर मिका होटल में काम कर रही होती है, तभी उसे योंसू दिख जाता है। उसे बार बार आवाज देती है, गार्ड्स की वजह से वो उससे नहीं मिल पाती। अब मिका यहाँ हना को बताती है कि योंसू उनके होटल में है। यहाँ हना भी योंसू से मिलने आ जाती है। गार्ड्स उसे रोक देते हैं, हना बार बार अंदर जाने की जिद कर रही होती है। अभी यहाँ योंसू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दूसरी तरफ लेकर जाता है। योंसू हना को कहता है बताओ क्या हुआ तुम्हें। हना कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। योंसू उसे इग्नोर करके जाने लगता है। हना उसका फोन अपने पास रख लेती है, जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे मैं ये वापस नहीं करूँगी। अब योंसू भी हना को इस तरह देखकर उससे फोन वापस नहीं ले पाता और वहाँ से चला जाता है। इधर सामने रियो ये सब देख रहा होता है। इधर ऑफिशियली यूरो को सिका गैंग का लीडर अनाउंस किया जा रहा था। रियो ये सब देख रहा होता है और अब वो योंसू के पास आकर कहता है अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, यूरो या योंसू। योंसू स्माइल करते हुए कहता है तुम जो भी चाहो। रियो योंसू को धमकी देता है कि वो हना से दूर रहे और उसे हर्ट करना बंद कर दे और साथ ही वो योंसू को फाइट के लिए चैलेंज भी करता है। और यहाँ देखते हैं योंसू रियो पे हाथ नहीं उठा रहा होता। रियो को कहता है तुम मुझसे फाइट करने के एबल हो ही नहीं। ये सुनकर तो रियो को गुस्सा आता है। योंसू एटीट्यूड देते हुए रियो को बाय करके चला जाता है। तभी यहाँ योंसू और याका को रियलाइज होता है कि एक आदमी उनका पीछा कर रहा है। इधर योंसू सिका को बताता है आज उसने सिमांदा को देखा होटल में क्योंकि उसका पीछा कर रहा था। सिका कहता है ये कैसे हो सकता है, उसे तो तुमने 2 सालों पहले ही मार दिया था। रियो कहता है मैंने उसे बुरी तरह से पीटा था, इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गया था। दरअसल सिमांदा भी इनके गैंग का ही एक आदमी था, पर वो पुलिस से जाकर मिल गया था जिस वजह से उसे मारा गया। इधर माया योंसू को कहती है तुम तो पूरी तरह से बदल चुके हो, बहुत ही पावरफुल और एक कैपेबल मैन बनकर वापस लौटे हो। यहाँ योंसू माया को कहता है पर तुम नहीं बदली। कहता है हना को यहाँ से जाने दो, दोबारा हना को तुम अपने क्लब में काम करने के लिए नहीं लाओगी। इस पर माया स्माइल करती है और कहती है भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। दरअसल माया ने हना से कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवा लिए थे, जब तक वो नहीं जाएगी हना उसके क्लब को छोड़कर नहीं जा सकती है। अब योंसू माया को कहता है तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, पर हना को जाने दो। वो यहाँ से जाने लगता है तो माया कहती है मुझे लगता है मुझे पैसों की जरूरत है, पर ऐसा नहीं है। और अब माया कहती है मैं बचपन से ही हना से नफरत करती हूँ क्योंकि उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं, जबकि मैं उससे ज्यादा डिजर्विंग हूँ। तुम रियो सब लोग बस हना की फिक्र करते हैं, उसे प्यार करते हैं, पर मेरा क्या।
किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। अपने यंग एज में मैं एक क्लब ओनर हूँ, एक ओल्ड मैन के मिस्ट्रेस हूँ। तुमने एक बार भी मेरी फिक्र नहीं की। क्या सिर्फ हना से ही तुम्हारा रिश्ता है? ओ, मैं तो भूल गई तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बाद अब तुम दोनों भाई बहन भी नहीं रहे। पर ये सुनकर तो युनसो हैरान होता है। और अब माया बताती है 2 सालों पहले ही तुम्हारे मॉम डैड की डेथ हो गई थी। युनसो माया को कहता है ये बात हना को मत बताना। माया कहती है ठीक है, मैं हना को क्लब से भी फ्री कर दूंगी और उसे पेरेंट्स के मौत के बारे में भी नहीं बताऊंगी, पर बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। युनसो कहता है तुम्हें क्या चाहिए? माया कहती है मैं चाहती हूँ तो मुझसे प्यार करो, तुम हना से नहीं मिलोगे बिना मेरे परमिशन के। अभी यहाँ हना आ जाती है, वो युनसो से मिलना चाहती है। युनसो जानबूझ के माया के क्लोज जाता है। ये देखकर तो हना हैरान थी। यहाँ युनसो हना से मिलता भी नहीं। इधर होटल में दिखता है एक बर्थडे पार्टी की तैयारियां चल रही होती है। काका हना को कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आओ, मैं तुम्हारी पसंद के हूँ। हना को थोड़ा अजीब लगता है। इधर मिका कहती है जिसके भी बर्थडे पार्टी की प्लानिंग हो रही है बहुत ही लकी हो। इधर हना अकेली बैठी होती है, दूर से ही युनसो से देख रहा होता है। तभी युका आकर बताता है मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, आप दोनों के पेरेंट्स की मौत 2 सालों पहले ही हो गई थी। हना की आंट ने खुद जाकर आइडेंटिफाई किया था बॉडी को। कार एक्सीडेंट में आप दोनों के पेरेंट्स की मौत हुई थी। तभी युनसो हना को पीछे से हग करता है। हना तो उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। युनसो हना को कहता है मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ देखते हैं युनसो हना को शॉपिंग पे लेकर आया होता है। वो हना की हेल्प कर रहा होता है तो दिखता है हना ने उसके नेकलेस को अभी पहना हुआ है। हना कहती है ये नेकलेस मुझे फादर की ग्रेव के पास मिला था, ऐसे तुमने ही वहाँ रखा था। युनसो कुछ भी नहीं कहता। युनसो हना का सैंडल्स पहनाता है। हाँ, हना युनसो को कहती है तुम्हारे पैर ठंडे क्यों है? वो उसे सॉक्स पहनाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कर रहे होते हैं और यहाँ पता चलता है आज हना का बर्थडे है। युनसो ने उसके लिए केक भी खरीदा होता है। ना उसे रेड कार्ड दिखाते हुए कहती है मैंने उस कोरियन गेस्ट के लिए खरीदा है, मैं उन्हें वापस करके आती हूँ। युनसो कहता है पर तुमने अब तक मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं खरीदा, मैं इसे रख लेता हूँ। पर हना कहती है बिल्कुल नहीं, मेरा इंतजार करो। और वो युका को ड्रेस वापस करके आती है। और यहाँ हना युनसो को युका से इंट्रोड्यूस करवा दी है। ये दोनों भी दिखा रहे होते हैं कि ये पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। युका हना के हाथों में केक दिखता है, उससे केक का बॉक्स ले लेता है। अब हना देखती है युनसो वहाँ नहीं होता, जिससे वो परेशान हो जाती है। इधर युका हना को एक रूम में लेकर जाता है। हना तो हैरान होती है क्योंकि यहाँ पे युनसो होता है, उसने ही उस रेड कोट को पहना होता है। और अब हना समझ जाती है सारी प्लानिंग युनसो की ही थी। दोनों के आंखों में आंसू होते हैं और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताते हैं। ना युनसो को कहती है क्या ये सब तुमने मेरे लिए किया है? ये दोनों बहुत ही इमोशनल होते हैं और यहाँ युनसो हना को कहता है वो अब भी उससे बहुत प्यार करता है और इन 2 सालों में वो हमेशा उसे याद करता रहा। और हना भी युनसो को कहती है कि वो उससे प्यार कर रही है। इन दोनों के आंखों में आंसू होते हैं, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब ये दोनों बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हना युनसो को बर्थडे विश कर दिया। युनसो देखता है हना रोने वाली है, कहता है आज तो हम रोगे नहीं। उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले आता है। यहाँ युनसो ने पहले ही बहुत सारी तैयारियां कर रखी होती है और इसके आदमियों भी इस काम में लगे हुए होते हैं। युनसो एक करके हना को सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहा होता है। दोनों साथ में बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। खाना खाते वक्त ये दोनों ही रोने लग जाते हैं। काका तो हैरान होता है कि खाना तो तीखा भी नहीं है, फिर इन दोनों का हाल ऐसा क्यों है। यहाँ हना रो रही होती है। युनसो को कहती है अगर 2 सालों पहले मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी होती, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया होता, तो शायद तुम मुझे छोड़कर नहीं चाहते। इन सब में मेरी ही गलती है। वो युनसो को सॉरी कहती है। युनसो कहता है हम पुरानी बातों को याद नहीं करेंगे और तभी और आज तो मेरा बर्थडे है तो हम सिर्फ सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। अभी यहाँ युनसो को कॉल आता है। वो हना को कहता है कि तुम घर जाओ, मैं कुछ देर बाद आऊंगा। देखते हैं युनसो को माया का कॉल आया होता है, वो उसी से मिलने आया है। माया युनसो को कहती है तुम बिना मेरी परमिशन के ही हना से मिलने चले गए, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है तो प्रॉमिस तो अब मैं भी अपना तोड़ूंगी। हना को ये बात बताकर कि उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है। युनसो माया को कहता है मैं तुमसे परमिशन ही लेने आया हूँ, मैं हमेशा हना के साथ ही रहूंगा। इससे तो माया हैरान हो जाती है और कहती है मैं तुम्हें कभी भी इसकी इजाजत नहीं दूंगी। युनसो फोर्सली माया को किस करता है और कहता है मैं इसे तुम्हारा अप्रूवल समझूंगा। माया उसे थप्पड़ मारती है। युनसो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है और इससे माया को बहुत ही दुख होता है। इधर युनसो घर वापस आता है तो देखता है ना उसका इंतजार करते करते सो चुकी थी।
सुबह हना की आंखें खुलती है तो वहाँ योंसू ने उसके लिए एक फोन रखा था, उस पर मैसेज किया था उसे बाहर खाना खाने के लिए आने के लिए। हना बहुत ही खुश होती है कि फाइनली वो और योंसू साथ है। हना पहले होटल आती है, यहाँ उसे रियो मिल जाता है और रियो भी उसे खाना खाने के लिए कहता है, और हना उसे बहाना बनाकर जाने लगती है और ना ही वो रियो को योंसू के बारे में कुछ बताती है। पर यहाँ रियो को हना के बिहेवियर पर शक होने लगा है। हना योंसू का इंतजार कर रही होती है, तभी यहाँ योंसू आ जाता है। यहाँ ये दोनों साइकिलिंग कर रहे होते हैं, बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ कुछ बाइक सवार इन दोनों को घेर लेते हैं। एक आदमी हना का कोट ले लेता है, योंसू उसे कोट वापस करने को कहता है। तब योंसू देखता है ये लोगों को तो वो पहले से ही जानता है। ये लोग योंसू को वार्निंग दे के वहाँ से जाते हैं। हना कहती है ये लोग कौन थे और तुम्हें किस चीज की वार्निंग दे रहे थे। योंसू कुछ भी नहीं बताता। अब इधर माया को दिखता है, वो रियो को कॉल करती है। सीन चेंज होता है, इधर योंसू और हना घर पे होते हैं। हना योंसू को शैम्पू कर रही होती है। ये दोनों साथ में काफी वक्त बिताते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। योंसू बाहर आकर देखता है तो दरवाजे पे माया और रियो होते हैं। दरवाजा बंद करने लगता है, माया उसे रोक देती है और अब इन लोगों का एक दूसरे से सामना होता है। माया हना को कहती है तो तुम दोनों अब ऐसे कपल एक साथ हो। रियो तो ये देखकर पूरी तरह से शॉक होता है। योंसू माया को और ऐसे के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।